नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 32, जिसका नाम है पर्यावरण रसायन विज्ञान। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो बच्चों, कल वाली क्लास में हमने लास्ट क्लास में प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण होता है कि निश्चित मात्रा से ज्यादा किसी भी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती थी? प्रदूषण। या फिर हम कहें गुणवत्ता में कमी क्या कहला रही है? प्रदूषण कहला रही है। तो हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो वायु की गुणवत्ता में कमी या फिर उसमें कुछ हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि क्या कहला रही है? वायु प्रदूषण कहला रही है। अब ये जो पदार्थ हैं जिनको हम प्रदूषक कह रहे थे, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसमें प्रदूषक जो होंगे वो कणिकीय अवस्था में या फिर कह दे ठोस अवस्था में होंगे। दूसरा वो जिसमें तरल अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में होंगे। तीसरा जो गैसीय अवस्था में होंगे। इसके बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं और उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो सब हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण में हम तीन प्रकार के प्रदूषक की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? कणिकीय प्रदूषक, तरल प्रदूषक और गैसीय प्रदूषक। कणिकीय यानी कि ठोस अवस्था में जिसमें क्या होंगे? प्रदूषक होंगे। उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं कालिख, यानी कि जो हम तवे पे देखते हैं वो कालिख होती, फ्लाई ऐश, फ्लोराइड, सीसा, सीमेंट, कारखानों की धूल, ये सब क्या है? ये सब है कणिकीय प्रदूषक। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तरल बिंदुक में हाइड्रोकार्बन्स, तो कुछ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स तरल अवस्था में या फिर कहीं द्रव अवस्था में होते हैं जो कि हानिकारक प्रभाव किसमें फैला रहे हैं? वायु की गुणवत्ता में फैला रहे हैं। तो ये कौन से हो गए? तरल बिंदुक क्या हो गए? प्रदूषक हो गए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गैसीय प्रदूषक, जिसमें जो भी प्रदूषक होंगे वो गैसीय अवस्था में होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो SO2 हो गई, H2S हो गई, या फिर कह दें ओजोन या PAN यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या हो गए? ये सब क्या है? तंबाकू का धुआं। ये कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में प्रदूषक इसमें होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर कि कणिकीय प्रदूषण, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कणिकीय प्रदूषण हम देख रहे हैं जिसमें पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड जो कि एल्यूमिनियम, स्टील, विद्युत, रासायनिक संयंत्र या फिर ईंटों के भट्टे, कोयला है उसका दहन कर दें, टाइल और ग्लास के निर्माण वाले कारखाने, इन सब से क्या होता है? फ्लोराइड के कण निकलते हैं। फ्लोराइड हम सब जानते हैं। और इनके कणों के कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है, फ्लोरोसिस। और ये जो है वो वनस्पतियों पर, पत्तियों पर जमकर क्या करते हैं? उनकी शीर्ष को पीला बना देते हैं या फिर कह दें जला देते हैं। पत्तियों का जो पीला पीला कलर हो जाता है वो किसके कारण हो रहा है? वो फ्लोराइड के कारण हो रहा है। और पशु जब इन वनस्पतियों को खाते हैं तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है? उनमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस से जो ये फ्लोरोसिस रोग हो रहा है उसमें क्या होता है? उसमें दांतों का जो है वो हानि हो जाती है, भार में कमी हो जाती है, या फिर कहें बछड़े नहीं होना यानी कि बांझपन। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये फ्लोरोसिस रोग के कारण होने वाले नुकसान हैं। और फ्लोराइड जो है वो ज्वालामुखी के फटने पर भी फ्लोराइड के कण उसमें से निकलते हैं। ये हमने बात कर ली एक कोइन से कणिकीय प्रदूषक के बारे में जो था फ्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम ले सीसा या फिर हम ले लेड, तो वाहनों के धुएं यानी कि गैसोलीन जो हम प्रयुक्त करते हैं वाहनों में ईंधन के रूप में, जिसमें हम टेट्राइथाइल लेड लेते हैं, जिससे क्या निकलता है? सीसा निकल रहा है। या फिर पेंट, सिरेमिक, पीड़कनाशी, इन सब से क्या निकल रहा है? लेड जो है वो निकल रहा है। अब ये करता क्या है? ये जो हमारा रुधिर की लाल कणिकाएं हैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। एनीमिया रोग भी इसके कारण हो सकता है, जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, सीसा जो है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में जो है संचित होकर गुर्दे एवं यकृत को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो ये किसके नुकसान हो गए? ये सीसा या फिर लेड के नुकसान हो गए। नेक्स्ट अगर हम ले धूल, धूल क्या होती है? हमारे वायु में धूल के कण आ जाते हैं, उनसे क्या होता है? हमारे श्वास नली या फेफड़ों में जो धूल के कण हैं वो जम जाते हैं, जिससे कि दमा, फेफड़ों का कैंसर, ये सब रोग हो सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम ले सोडियम क्लोराइड, जो भी क्या है ठोस अवस्था में यानी कि कणिकीय प्रदूषक है, और ये किसमें काम में लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड जो है बर्फ हटाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यूज में लेते हैं, या फिर हम कह दें समुद्र की जो लहरें आती हैं, समुद्र में बहुत सारे लवण होते हैं, उनमें एक NaCl लवण भी होता है, तो लहरों के साथ भी NaCl जो है वो आता है। इससे क्या होता है, इससे पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की वो गिरने लगती हैं, पुष्पन संबंधक हो जाता है, फलों का गिरना हो जाता है इससे, यानी कि NaCl जो है वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है पेड़ पौधों के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तरल बिंदुक में हाइड्रोकार्बन ले, और ये कौन कौन से रूप में हो सकते हैं, ये गैस या फिर तरल रूप में हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईंधन के अपूर्ण दहन से 3 से 4% क्या बनता है, बेंज पायरिन बनता है, जो कि फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करता है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये वायु प्रदूषण के एक एक करके उदाहरण पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट अगर हम गैसीय प्रदूषक लें, गैसीय प्रदूषक में पहला ले रहे हैं हम SO2 और H2S। SO2 और H2S की उत्पत्ति कहां से होती है, यानी कि ये कहां से उत्पन्न होते हैं, गंधक यानी कि सल्फर। तो सल्फर रखने वाले जितने भी अयस्क हैं उनके पिघलने से क्या होती है, H2S या फिर SO2 गैस बन रही है। जीवाश्म ईंधन जो हम काम में ले रहे हैं उसके दहन से भी SO2 गैस बनती है। कागज निर्माण के ले या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण भी क्या बनती है, SO2 या फिर H2S गैस बनती है। और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके प्रभाव में पौधों की पत्तियों का गिरना, उनकी वृद्धि में कमी होना, या फिर मनुष्य में SO2 के कारण सिर दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, श्वसन में उत्तेजना आदि ये सब रोग क्या हो जाते हैं, मनुष्य में SO2 या फिर H2S गैस के कारण हो सकते हैं। SO2 है वो ऑक्सीजन एवं जल की प्रेजेंस में H2SO4 का निर्माण करता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होती है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। कैसे, SO2 की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन गैस से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, SO3 गैस बनेगी, और ये SO3 गैस को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया करती है, H2O के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगी, H2SO4 बना लेती है। और H2SO4 क्या है, अम्ल है, जो कि जब वर्षा होती है उसमें मिलकर क्या कर देता है, ये अम्लीय वर्षा उत्पन्न करता है। तो SO3 या फिर SO2 जो गैस होती हैं वो क्या होती हैं, हानिकारक होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें NO2 गैस की, हम गैसीय प्रदूषक पढ़ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है, ये कहां से उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं जीवाणुओं द्वारा उनका अगर अपघटन हो जाए, अवायवीय अपघटन, या फिर हम कह दें जीवाश्म ईंधन जो हम काम में ले रहे थे उसका दहन हो जाए, विस्फोटक जो भी हम काम में लेते हैं उनसे भी NO2 गैस निकलती है, और नाइट्रोजनी उर्वरक जो हम रासायनिक उर्वरक जो काम में लेते हैं उनसे भी क्या निकलती है, NO2 गैस निकलती है। जो भी उर्वरक जहां भी कारखानों में बनते हैं वहां पे अपशिष्ट भी निकलती है NO2 गैस। तो ये NO2 गैस हो गई, कहां से इसका स्रोत हो गया, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इससे क्या होता है, इसके कारण पौधों की जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं, फूल या फल उनके जो हैं वो जल्दी गिरने लगते हैं, और प्रकाश रसायन धूम कोहरा भी इसके कारण बनता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और NO2 के कारण भी अम्ल वर्षा होती है, अम्ल जमाव, और ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी है, जो कि क्या कर रही है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट हो रहा है वो भी किसके कारण हो रहा है, NO2 गैस भी उसका एक कारण है। तो ये हमने क्या पढ़ा एक एक करके। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में, जिसका स्रोत है ईंधन गैस, कोयला, ये सब जलाने से क्या होती है, लकड़ी आदि को जलाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेंगी। और इसके प्रभाव में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक सबसे बड़ी भूमिका इस गैस की होती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रकाश रसायन तथा धूम कोहरा जो है वो बनाती है, और ये क्या है, बहुत ही विषैली गैस है। जैसे हम घरों के अंदर पुराने लोग जो होते थे वो अंगीठी जलाकर सो जाते थे और उनकी सुबह तक मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत विषैली गैस है जिसकी घुलनशीलता हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा है,
जिसके कारण ये अंदर जाकर जम जाती है, जो कि श्वास लेने में दिक्कत करने लगती है, जिससे कि उसका इंसान की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रकाश रसायन ऑक्सीकारक, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, NO2 और हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर द्वितीयक प्रदूषक कौन सा बनाते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम PAN से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओजोन बनाते हैं, जो कि किसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि प्रकाश रसायन धूम कोहरा के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके कारण विषाक्त जो हानिकारक हैं किस में हो जाते हैं, हमारे वायुमंडल में या फिर कहें वातावरण में विषाक्त इसके प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो ये हमने देखा प्रकाश रसायन ऑक्सीकारक, जिसमें हमने PAN और ओजोन को पढ़ा। नेक्स्ट हम देखें इसके कारण मनुष्यों में आंखों में उत्तेजना, खांसी, सिर दर्द, गला सूखना, श्वसन संबंधी समस्याएं और रक्त रिसाव, जिसको हम हेमरेज कहते हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं, प्रकाश रसायन रासायनिक धूम कोहरा जो बन रहा था उसके कारण इसके ये विषैले प्रभाव पड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय प्रदूषकों की अधिकता का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम हमने ये डायग्राम लिया है, जिसमें हम अलग अलग सारी गैसें जो अभी तक पढ़े उनका प्रभाव देख रहे हैं, जिसमें हम एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख रहे हैं। ये कहां से आते हैं, ये ऑटोमोबाइल जो हमारा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन निकल रहा था उससे ये निकल रहा था, क्या NOx से हमने रिप्रेजेंट किया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और ये किसके लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किसके लिए जिम्मेदार है, प्रकाश रसायन धुआं इससे क्या निकलता है, NOx से निकलता है। दूसरा हमने लिया हाइड्रोकार्बन, जो कहां से निकल रहा है, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों के धुएं से भी निकल रहा है, पीड़कनाशी से भी निकल रहा है, और पेंट वगैरह जो विलायक हम काम में लेते हैं उनसे भी हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, जो भी किसके लिए जिम्मेदार है, प्रकाश रसायनिक कोहरे के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहां से है, ये वनों की कटाई से, वनों के दहन से, लकड़ी के दहन से और ऑटोमोबाइल से भी क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, जो किसके लिए जिम्मेदार है, प्रकाश रसायनिक धुएं के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगर हम देखें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से बन रही है, जीवाश्म ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। और इसका प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव के कारण अभी हमने देखा था अम्ल वर्षा हो रही थी, क्योंकि SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 और फिर जल वाष्प से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर रहा था, जो कि क्या बना रहा था, अम्ल वर्षा बना रही थी। तो अम्ल का निक्षेपण किसके कारण हो रहा है, SO2 गैस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी किससे है, ये भी ऑटोमोबाइल से भी निकलता है, जो ईंधन जलता है उससे, उनके धुएं से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वनों की कटाई से भी हो रहा है, और लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह आदि के जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जो कि क्या बना रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्व तापन को बढ़ा रही है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगर हम देखें मीथेन, मीथेन ऑटोमोबाइल से भी और कृषि क्षेत्र में जो हम रसायन वगैरह काम में लेते हैं उनसे भी क्या बन रही है, मीथेन गैस बन रही है। और इसका भी किस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मीथेन गैस जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये कहां से काम में आ रहे हैं, ये प्लास्टिक फोम और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC वगैरह हम जो काम में ले रहे हैं उनमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज में लेते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ये भी क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरा, इसके कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें हेलोन्स, हेलोन्स यानी कि हेलोकार्बन्स, ये कहां से बन रहे हैं, अग्निशमनक के रूप में हम हेलोन्स काम में लेते हैं, हेलोकार्बन्स काम में लेते हैं, जिसके अंदर क्लोराइड होता है। और ये किस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हेलोन्स भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो विश्व तापमान में वृद्धि कर रही हैं। दूसरा, इसके कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है, जो भी किसका जिम्मेदार है, वैश्विक तापमान का जिम्मेदार है। तो ये सब हमने किसका प्रभाव देखा, अनेक प्रकार के प्रदूषकों का प्रभाव देखा हमारे वातावरण पर। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तापमान प्रतिलोम और प्रकाश रसायन धूम कोहरा, जो अभी हम बात कर रहे थे, ओजोन और PAN मिलकर क्या बना रहे थे, तापमान प्रतिलोम कर रहे हैं, किसके कारण,
प्रकाश रसायन धूम कोहरा बनने के कारण। अब यहां पर क्या देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश SO2 गैस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, प्रकाश रसायन धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रकाश रासायनिक कोहरा जो है वो किसके कारण हो रहा है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम PAN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओजोन बनने के कारण क्या बनता है, ये प्रकाश रसायन धूम कोहरा बन रहा है। अब ये PAN क्या है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 और ये CO, ये तो हो गया एसिटिल, और पर ऑक्सी दिखा रहा है तो ये पर ऑक्सी हो गया, और नाइट्रेट है तो NO2 इससे और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ओजोन के मिलने के कारण क्या हो जाता है, प्रकाश रसायन धूम कोहरा बन जाता है। और इससे तापमान में प्रतिलोम कैसे हो रहा है, इससे तापमान में प्रतिलोम ऐसे समझो कि धूम कोहरा बन रहा है जो कि ठंडा है। अब ये ठंडा है तो गर्म गैसें ऊपर उठेंगी, गर्म गैसें ऊपर जाएंगी। जनरली हम देखते हैं पृथ्वी से हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी हो रही है। ऊपर ठंडा वातावरण है जबकि पृथ्वी के पास का वातावरण क्या है, गर्म वातावरण है, गर्म है। अब ये तापमान हम प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, मतलब उल्टा तापमान कैसे हो रहा है, यानी कि पृथ्वी की तरफ ठंडा और ऊपर जाए तो गर्म। तो धूम कोहरा जो है वो ठंडा है, और गैसें क्या है, अगर गर्म गैस है तो वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठकर वो क्या करेगी, तापमान में वृद्धि कर देगी, जबकि पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म गैसें इस कोहरे को दबाकर रखेंगी, नीचे रखेंगी, उठने नहीं देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, तापीय प्रतिलोमन हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य के फेफड़ों के लिए ये विषाक्त होता है, जिससे कि श्वसन संबंधी रोग होने लगते हैं, और सिर दर्द, आंखों का लाल होना आदि, ये सब किसका कारण है, ये सब है हमारा प्रकाश रसायन धूम कोहरा जो बन रहा है उसके कारण ये सब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखें अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा की हम बात कर रहे थे, SO2 गैस जो जीवाश्म ईंधन से निकल रही थी उससे क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 गैस बना रहा था, और SO3 जो है वो जल वाष्प से मिलकर H2SO4 बना रहा था, जो कि बारिश के टाइम H2SO4 या फिर हम कहें HNO3 जो NO2 गैस था ऑक्सीजन के साथ और जल वाष्प के साथ मिलकर HNO3 बना रहे थे। ये सब किसके लिए जिम्मेदार हैं, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो ईंधन के दहन से क्या बन रहा है, SO2 और NO2। अब SO2 ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया, जो क्या है, एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऐसे ही NO2 भी ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ मिलकर क्या बना रहा है, HNO3 बना रहा है, जो भी क्या है, एक नाइट्रिक एसिड यानी कि अम्ल है। और ये बारिश के पानी के साथ घुलकर जमीन पर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जमीन पर अम्ल का जमाव हो जाता है, जो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो कि पेड़ पौधों पर या फिर हम कहें जीव जंतुओं पर भी इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वर्षा के दौरान ये जो अम्ल था वो पृथ्वी पर आ जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अम्ल वर्षा कह रहे हैं। शुष्क गैसें कई बार क्या है कि बारिश ना आए तो वो गैस जो बन रही थी H2SO4 के रूप में और या फिर HNO3 के रूप में, वो क्या हो जाती है, वो जमा हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे हैं शुष्क निक्षेपण कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अम्ल वर्षा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ क्या हो जाते हैं, मृत या जल जाते हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विषैला प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल में रहने वाले जीवों के लिए H2SO4 या फिर हम बात करें HNO3 जो अम्ल था वो कैसा है, विषैला है, तो उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव वो डालता है, जिससे क्या होता है, मछलियों के प्रजनन करने की सामर्थ्य जो है वो भी कम हो जाती है, और कई जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा हम इसका प्रभाव देखें, इमारतों और प्रतिमाओं की सतह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे कि हम बात करें संगमरमर की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होगी H2SO4 से तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, यानी कि जो हमारी इमारती पत्थर था उसका क्या हो जा रहा है, संक्षारण हो जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस बाहर निकल जाती है वाष्प के रूप में, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। तो इसके बहुत से दुष्प्रभाव हैं अम्लीय वर्षा के।
अब अगर हम नेक्स्ट देखें ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, अभी तक हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, जिसमें हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गए, ये सब क्या थे, ग्रीन हाउस गैसेस थी। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को हम समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं, जैसे हम गाड़ी को धूप में खड़े कर देते हैं हमारी कार को, और उसके शीशे अगर बंद हैं तो बाहर का तापमान चाहे कितनी गर्मी हो, बाहर के तापमान से लगभग बहुत ज्यादा तापमान होगा गाड़ी के अंदर का, अगर हम 10 मिनट 20 मिनट बाद अगर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अंदर का तापमान कैसे बढ़ रहा है, अंदर का तापमान किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि जो ग्लास होता है हमारा, वो सौर विकिरण उसकी अंदर आ जाती हैं, लेकिन गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। इसके कारण जो अंदर का तापमान है वो बढ़ जाता है, और इसी सिद्धांत पर काम करता है ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कि ग्रीन हाउस गैसें हमारी बहुत सारी, जिसमें हम देख रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, CH4 यानी कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, O3 यानी कि ओजोन है, हेलोन्स यानी कि हेलोकार्बन है, और जल वाष्प, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। बच्चों ये अच्छे से याद रखना है। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, और एक जल वाष्प भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसको भी ठीक से याद रखना है। तो ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, उसमें ये सभी गैसेज पाई जाती हैं। अब ये गैसेज क्या है, एक आवरण बना रही हैं। जिस प्रकार गाड़ी में हम बात कर रहे थे, ग्लास जो है वो क्या कर रहा था, विकिरणों को अवशोषित कर रहा था और उससे वापस से निकल जा रही थी, लेकिन उनकी जो गर्मी थी, उनकी ऊष्मा थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसी प्रकार से ये गैस जो है वो भी तापमान को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर फंसा लेती हैं, जिससे कि हमारे आसपास का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके कारण हमारे जो तापमान में वृद्धि है वो कैसे हो पा रही है, उसको देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा गर्मी को रोकना। अब ये गर्मी को कैसे रोक पा रही है ग्रीन हाउस गैसेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ा रही हैं। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, या फिर कहें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी होती हैं, यूवी रेज, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनी विकिरणें। तो ये जब पृथ्वी पर आ रही हैं तो पृथ्वी की जो सतह होती है वो इनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद अब ये आंशिक रूप से इनको अवशोषित करती है, बाकी की जो विकिरणें हैं, अवरक्त विकिरणें, या फिर कहें इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर कहें अवरक्त विकिरणें, या फिर IR, ये क्या होती हैं, वापस से लौट जाती है। अब कुछ विकिरणें तो अवशोषित हो गई और कुछ वापस से लौट रही। अब जब वापस से लौट रही हैं तो हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात कर रहे थे, वो गैसेज क्या करती हैं कि जो IR रेडिएशन थी उनको तो रोक लेती है, जबकि जो यूवी रेज थी, पराबैंगनी विकिरणें थी, उनको नहीं रोक पाती है। तो पराबैंगनी विकिरणें तो वापस से लौट जाती हैं, जबकि अवरक्त विकिरणें जो हैं वो उस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज के कारण क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती हैं, और उनकी ऊष्मा या ऊर्जा के कारण क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, प्रदूषित वायु में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जबकि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। रोकी गई जो विकिरणें हैं उनकी ऊर्जा से क्या हो जाता है, पृथ्वी और इसके वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन, यानी कि विश्व के तापमान में वृद्धि। तो इसके कारण क्या हो जा रहा है, वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सन रेज आती हैं, उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी कि पराबैंगनी विकिरणें होती हैं। अब ये कुछ तो क्या हो गई, इस पृथ्वी ने अवशोषित कर ली आंशिक तौर पर, बाकी क्या कर रही हैं, वापस से लौट रही हैं। अब जब ये वापस से लौट रही हैं तो इनमें पराबैंगनी किरणें तो क्या होती हैं, निकल जाती हैं, जबकि जो IR थी,
IR कौन सी? अवरक्त विकिरणें, वो क्या होती हैं? वो इस वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उनमें फंस जाती हैं, जिसके कारण इनकी ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये क्या था? हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट था। अब इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके कारण क्या होता है? वायुमंडल के औसतन ग्लोबल तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिसके कारण, अब इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई जो ध्रुवों पर बर्फ है वो ज्यादा पिघलेगी अगर तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी, तो जिसके कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे कि बाढ़ की संभावना भी आती है बहुत सारे क्षेत्र में। सूखा पड़ रहा है। सूखा क्यों पड़ रहा है भाई? बर्फ जो है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या होता जा रहा है? सूखा पड़ रहा है, क्योंकि उससे वर्षा कम हो रही है। पौधों की वृद्धि पर भी इसमें प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अभी हमने देखा सूखा पड़ रहा है, तो सूखा पड़ेगा तो पौधों की वृद्धि भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भी कमी होगी। नेक्स्ट, और क्या प्रभाव पड़ सकता है? जल की कमी हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है? जैसे हम बसंत ऋतु की बात करें तो बसंत ऋतु 7 दिन पहले या फिर 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह पहले ही क्या होती है? आ जाती है आजकल। अगला प्रभाव अगर हम देखें तो प्राणियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो उन पर त्वचा में बहुत सारे रोग हो जाएंगे। CO2 में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी वृद्धि हो रही है। रात्रि का तापमान दिन की अपेक्षा बढ़ जाता है, क्योंकि जो गैसेज या फिर पृथ्वी ने जो अवशोषित की थी विकिरणें, उसके कारण उनके तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो कि धीरे धीरे जाकर ठंडा होता है, जिसके कारण रात में भी क्या हो जाती है? गर्मी बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन परत में छिद्र भी हो रहा है, जो भी क्या किसका कारण है? एक वैश्विक तापमान का भी कारण है। नेक्स्ट, अगर हम देखें ओजोन परत का बनना, ओजोन परत कैसे बन रही है? हमारे जो समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर हम बोलते हैं, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस पर जब हम प्रकाश की किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती हैं, उससे क्या होता है? ये ऑक्सीजन का जो अणु था वो टूट जाता है और एक नवजात ऑक्सीजन बनती है। उस ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर O3 का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओजोन कह रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो समताप मंडल है उसमें ओजोन का निर्माण होता है, जिससे एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, ओजोन परत जिसको हम कहते हैं। तो ओजोन परत क्या करती है? ये यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंचने देती है, और जिससे कि जीवों के लिए क्या होता है? भारी मात्रा में उसको सहन करना असंभव है। यानी कि अगर ओजोन परत अगर ना हो तो हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, उससे क्या हो जाएंगे? प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी, जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सीधे हम क्या नहीं कर सकते? यूवी किरणों को सहन नहीं कर सकते। तो हमारा जो ओजोन परत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसमें जो छेद बन रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो सीधे क्या आ रही हैं? पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। और भी इसके दुष्परिणाम होते हैं। ओजोन परत में छेद कैसे हो रहा है? तो ओजोन परत में छेद को समझने के लिए हम देखते हैं, हम जो रेफ्रिजरेटर या फिर हम कहें फ्रिज काम में ले रहे हैं, AC काम में ले रहे हैं, उनमें क्या होता है? एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम काम में ले रहे हैं। दूसरा, हम हैलोन्स जो है अग्निशमक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? वहां से निकलकर किस में चले जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में चले जाते हैं। अब समताप मंडल में इनके साथ क्या हो रहा है? समताप मंडल में ये टूट कर क्या हो रहे हैं? क्लोरीन अलग से इनमें से निकल जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़कर क्या बनती है? क्लोरीन बनती है। किसके कारण? पराबैंगनी किरणों के कारण। सब समताप मंडल में ये सब हो रहा है। और ये क्लोरीन क्या करेगी? ओजोन को ऑक्सीजन के अणु में तोड़ देगी, जो कि क्या है? ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि ओजोन जो थी वो किस में बदल चुकी है? ऑक्सीजन यानी कि O2 के अणु में बदल चुकी है। ये कैसे हो रहा है? हमने क्या देखा कि क्लोरीन जो थी कहां से आ रही है?
ये आ रही है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कहें हेलोन से ये Cl आ रही है। ये ओजोन के साथ मिलकर क्या बना रही है, ClO तो अलग हो जाता है और O2 ऑक्सीजन का अणु अलग हो जाता है। अब ये ClO जो था वो वापस जो एक ऑक्सीजन का परमाणु बना था O3 से, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, Cl अलग बना लेती है और O2 यानी कि ऑक्सीजन का अणु अलग बना लेती है। तो ओवरऑल अभिक्रिया क्या हो रही है, O प्लस O3 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2O2, यानी कि ओजोन और नवजात ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के अणु बना रहे हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि क्लोरीन जो था वो कहां से आ रहा था, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आ रहा था और वो ओजोन के साथ मिलकर एक तो ऑक्सीजन का अणु बना दिया। अब ये क्या बन गया, एक तो ऑक्सीजन का अणु बन गया, दूसरा क्या है Cl और एक ऑक्सीजन यहां से बच गया, ये Cl और ये O मिलकर क्या बना रहे हैं, ClO बना रहे हैं। इधर से दूसरा ऑक्सीजन का एटम आया, ये क्या किया, ClO के साथ मिलकर क्या बना दिया, एक तो O2 का एटम बना दिया और Cl बाहर निकल गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, Cl ही काम में ले रहे थे शुरू में और लास्ट में Cl हमें वापस मिल गया, यानी कि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है लेकिन अंत में ये क्या है, वैसे कि वैसे हमें वापस मिल जाता है उतना का उतना। तो ये क्या हो गया, ये उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, स्वयं क्या नहीं लेते, स्वयं कोई भी उत्पाद बनाने में भाग नहीं लेते। तो यहां पर ये कैटलिस्ट के रूप में क्लोरीन जो है वो काम में आ रहा है। और अगर ये कैटलिस्ट है तो एक जो अणु है वो लाखों अणुओं को क्या करवा सकता है, उत्प्रेरित करवा सकता है, यानी कि एक क्लोरीन का एटम जो है वो लाखों ओजोन के अणुओं का क्या करवा सकता है, अपघटन करवा के ऑक्सीजन में उनको बदल सकता है। तो ये हमने क्या देखा, ये ओजोन अवक्षय को देखा। CFC का एक अणु क्या कर रहा है, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। अब ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो हम देखते हैं। ओजोन परत के अवशय से स्ट्रेटोस्फीयर में अधिक क्या बनेगी, यूवी किरणें प्रवेश करेंगी जिससे कई हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि पृथ्वी पर पौधे और प्राणी जो हैं वो मरने लगेंगे, धूम कोहरा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा तो धूम कोहरा कैसे बन रहा था, ओजोन के, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और बाढ़ आने लगेगी, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी और उससे क्या हो जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। यूवी किरणें अगर सीधे तौर पर हमारे त्वचा पर पड़ेगी तो उससे त्वचा कैंसर होने की भी संभावना है। तो ये किसके दुष्परिणाम है, ये ओजोन परत में छिद्र से दुष्परिणाम है। अब हम एक एक करके देखेंगे वायु प्रदूषण से मानवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे कौन कौन से रोग हो रहे हैं और उस रोग का कौन सी गैस या फिर कौन सा प्रदूषक जो है वो कारण है, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम्फाइसोमा। एम्फाइसोमा एक फेफड़ों से संबंधित रोग है जिसमें फेफड़ों में क्या हो जाती है, गैसें भर जाती हैं। तो इसका कारण कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, SO2 हो गया, PAN हो गया, ओजोन हो गया, ये सब किसका कारण है, ये एम्फाइसोमा रोग का कारण है। अगला अगर देखें आंखों की उत्तेजना, सिर दर्द, ये भी किसके कारण हो सकती है, SO2 गैस या फिर PAN या फिर ओजोन गैस के कारण हो सकता है। अगला अगर हम ले सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसके कारण हो सकता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन के कारण सिलिकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोरोनरी धमनी रोग, ये किसके कारण हो रहा है, तंबाकू के धुएं के कारण भी हो जाता है। एनीमिया रोग किसके कारण हो रहा था, लेड के कारण हो रहा था, वो हमारे शरीर में संचित होती जा रही थी जिसके कारण क्या हो रहा था, एनीमिया रोग हो रहा था। गुर्दों और यकृत की क्षति भी किसके कारण होती है, लेड के कारण होती है। फ्लोरोसिस हमने देखा ही था, फ्लोराइड के कारण कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों का टूटना हो जाता है, थकान हो जाती है। त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर हमने अभी देखा था, ओजोन परत में छेद के कारण क्या हो जाते हैं, विकिरण जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे त्वचा पर सीधे पड़ेंगी तो उससे क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। विषाक्त मृत्यु किसके कारण हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हमारी विषाक्त मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, पॉइजनस गैस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या देखा, एक एक करके वायु प्रदूषण का कारण होने वाले मानव पर प्रभाव देखे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं वायु प्रदूषण का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं।
तो गंधक रहित तेल हम अगर काम में लेंगे, गंधक रहित कोयला हम काम में लेंगे, तो उससे क्या होगा, SO2 गैस नहीं बनेगी, जिसके कारण बहुत से दुष्परिणाम जो हैं वो कम हो सकते हैं। अपशिष्ट सामग्री न जलाना, अपशिष्ट सामग्री अगर हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2 ये सब गैसें नहीं निकलेगी अगर हम इनको जलाएंगे नहीं तो। उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जनों के विरुद्ध कड़े उपाय करना, इसके कारण भी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत काम में ले सकते हैं, जैसे वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हम काम में लेकर क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जिससे कि मानव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो ये सब हमने वायु प्रदूषण में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।